प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज। ए बी सी डी आपके पास में ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास में पहली जो 5 प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारे पास में क्या है। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास में। तो पहली यानी प्रथम, तो प्रथम 1 से शुरू हो रही है, तो 1 2 3 4 5। अब हमें निकालना है औसत, तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1/2। और n की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5, क्योंकि पहली 5 प्राकृत संख्याओं के बारे में बात की है। तो हमारे पास में पहली n = 5 रखने पर n = 5 हमने रखा, पुट n = 5, तो हमारे पास में आ जाएगा 5+1/2 और 5+1 दैट इज 6/2 और 6/2 मीन्स 2 3 जा 6। तो सही ऑप्शन हमारे पास में है 3। बाय द वे फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है उस पर, जिसका माइक खुला है अपने माइक को बंद कर लें। आंसर में यहां टिक कर रहा हूं, अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। बाय द वे फॉर्मूला याद नहीं है और ये समझ में आता है कि पहली 5 प्राकृत संख्याएं आपके पास में 1 2 3 4 5 हैं, तो इनका औसत आपने निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला आप जानते हैं, औसत बराबर आपके पास में होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो राशियां आपके पास में है 5। तो अब आपने करना है 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15/5 और 5 से जब 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, तो 3 आपका उत्तर आ गया। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, औसत का जो आपके पास में फॉर्मूला है उससे भी, और जो आपके पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है इससे भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100, ये आपके पास में 10 का स्क्वायर है। 121 ये 11 का स्क्वायर है। और जब 10 से पीछे आते हैं तो 9 है, 9 का स्क्वायर आपके पास में होता है 9 9 = 81। और ये आपके पास में, और 10 का स्क्वायर आपके पास में 100 है, तो 99 आपके पास में 9 और 10 के बीच में आता है ना। 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो 100 और 81 के बीच में 99 है, तो उसके लिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसके मतलब 99 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इसी तरीके से जब यहां बात करें, अब 999, तो जब हम देख रहे हैं कि भाई 100 और 100 में जब वैल्यूज चल रही हैं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब उसने ये पूछा है कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके पास में 100 है। बिना सोचे समझे इस काम को मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। आपने स्क्वायर्स याद किए हैं, इसीलिए आपको स्क्वायर याद करवा रहे थे, और इसका जो सही रिजल्ट है वो भी आपके पास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3600 सेकेंड्स बराबर है 3600 सेकेंड्स बराबर कितना होता है। अब मिनट में आपको दिया हुआ है और घंटे में आपको दिया हुआ है। ओके, अब जब हम यहां से चलते हैं भाई, जो जर्नल हमारे पास में है, हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। यहां पे हम चले, मिनट की बात की तो भैया ये भी मिनट हो गया, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, और यहां पे भी आपके पास में ये 60 मिनट आ गया। ओके, 60 मिनट। अब उसने कहा कि भाई सेकेंड्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड आपके पास में है। 60 सेकेंड, तो भाई यहां से अगर चले तो सीधे हम यहीं से शुरू कर लेते हैं भाई 60 मिनट, तो देयरफॉर 60 मिनट इक्वल टू
अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट यानी कि ज्यादा हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा तो ज्यादा के लिए गुणा होगा 60 इंटू 60 सेकेंड, और 60 इंटू 60 सेकेंड का मतलब हो गया कि 1 0 2 0, तो ये 2 0 तो ये आ गई, 6 6 36, तो 3600 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास में रिजल्ट आ गया कि भाई 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है। बाकी हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो ये 15 गुणा 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 यानी कि ये 900 सेकेंड आपके पास में आ रहा है। यहां देखेंगे तो 30 गुणा 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 आपके पास में है, और 6 3 18 यानी कि 1800 सेकेंड आपके पास में आ रहे हैं। और 100 मिनट की बात कर रहा है तो 100 गुणा 60 सेकेंड, और यहां जब गुणा किया तो ये 2 0 और 1 3 0 आपके पास में है, और 6 1 जा 6, तो 6000 सेकेंड आ रहे हैं। और 60 मिनट की जब आप बात कर रहे हैं तो 60 गुणा 60 सेकेंड बराबर 6 छक्का 36 100 सेकेंड। तो ये आपके पास में सही ऑप्शन है। तो याद भी रखिएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती LCM है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर मल्टीप्लीकेशन और 1। दो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं भाई। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमारे पास में ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं भाई, वन एंड इटसेल्फ। तो 1 पे बात करते हैं, 1 से लेके 10 तक की गिनतियों पे बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 के जब फैक्टर करते हैं तो आपके पास में क्या आते हैं, 1 में 1 से ही भाग जाएगा भाई, और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा। 2 में अगर बात करें तो 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा पूरी बार। तो फिर 3 की बात करते हैं तो 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। 4 की बात करते हैं तो इसमें 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा पूरी बार, 2 दूनी 4, और 3 से भाग जाएगा नहीं भाई। 3 का जब पहाड़ा पढ़ोगे, 3 की जब टेबल पढ़ोगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 4 तो उसमें है ही नहीं। तो अगला नंबर 4 है, तो 4 1 जा 4। ओके। 5 की बात की तो 1 से भाग जाएगा इसमें, और 2 की टेबल में 5 आता नहीं, 3 की टेबल में आता नहीं, 4 की टेबल में आता नहीं, तो अगला नंबर 5 है, 1 एंड 5। 6 की बात करें तो 1 से भाग चला जाएगा भाई 6 में, 1 6 जा 6। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6। 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6। 4 की टेबल में 6 आता नहीं है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 5 की टेबल में 6 आता नहीं है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाता है। फिर अगला नंबर आता है 6, 6 1 जा 6। ओके। 7 की बात करी तो 1, 2 की टेबल में 7 आएगा नहीं, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाता है। 3 की टेबल में भी 7 नहीं आता, 3 2 जा 6 और 3 जा 9 हो जाता है, तो 7 उसमें है नहीं। 4 की टेबल में 4 2 जा 8, जो कि ज्यादा हो जा रहा है 7 से। 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 7 से ज्यादा हो जा रहा है। 6 की टेबल में 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 7 से ज्यादा हो जा रहा है। अगला नंबर 7 आया, तो 7 1 जा 7। नेक्स्ट 8 में जब आते हैं तो 1 से चला जाएगा भाई, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। 3 की टेबल में 8 आता नहीं है, फिर 4 में आए तो 4 2 जा 8। 5 की टेबल में 8 आएगा नहीं, 5 2 जा 10 हो जाता है, जो कि 8 से ज्यादा है। 6 की टेबल में आते हैं तो 6 2 जा 12, 8 से ज्यादा हो जा रहा है। 7 की टेबल में आ रहे हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 8 से ज्यादा हो जा रहा है। और सीधे 8 में आए तो 8 1 जा 8, तो ये हमारे पास में आ गया। फैक्टर्स निकल रहे हैं। ओके। 9 की बात करते हैं तो 1 से भाग चला जाएगा, 1 9 जा 9। 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो छोड़ेंगे, 3 3 जा 9। 4 5 6 7 8, किसी की टेबल में 9 नहीं आता, उसके बाद अंतिम है 9, 9 1 जा 9। 10 की जब बात करते हैं तो 10 में 1 से जाएगा, और 2 5 जा 10, फिर सीधे 5 2 जा 10, और देन 10 1 जा 10।
ये हमने फैक्टर्स निकाले। अब हमने कहा था कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स वो आपके पास में है, दोज हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके पास में केवल दो ही गुणनखंड हैं। दो गुणनखंड किसके पास में? 2, 1 एंड इटसेल्फ यानी कि 2। 3 की बात करते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं। 4 के पास में 2 से ज्यादा है भाई, 1 है, 4 है, एक और स्वयं तो है, उसके अतिरिक्त एक दूसरा नंबर भी है। तो ये आपके पास में अभाज्य नहीं है, ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास में भाज्य, कंपोजिट नंबर। ये आपके पास में कहलाएगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो यहां पे भाज्य संख्या के लिए परिभाषा आ जाती है कि ऐसे नंबर्स जिनके पास में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। Those numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers. अब कैसे निकालना ये पता है कि भाई एक और स्वयं तो है ही, यानी कि एक से भाग जा रहा है और खुद से भाग जा रहा है, उसके अतिरिक्त एक दूसरे नंबर से भी भाग जा रहा है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और यहां से एक कंडीशन और आ गई कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये आपके पास में, जिसके पास में 2 से अधिक फैक्टर हैं, ये आपके पास में आ गया। ओके, हम बात कर रहे हैं अभाज्य पे, हम बात कर रहे हैं अभाज्य पे, और अभाज्य के लिए हमने ये कहा है जिसके पास में 2 फैक्टर हैं, जिसके पास में 2 गुणनखंड हैं। और इसमें भाज्य के 2 से अधिक हैं, 2+, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 5 पे बात करें 1 एंड इटसेल्फ, 7 पे बात करें 1 एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं, और कुछ नहीं। तो अब उसने कहा कि 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, लॉसॉ। 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं, 2 और 3। थोड़ा सा आगे ले लूं उसको मैं, 2 और 3, ये नंबर ले लिए मैंने, 2 और 3। इनका जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम निकालना मतलब प्राइम नंबर से इसमें भाग दिया, 2 का भाग 2 में दिया, 2 1 जा 2, 2 का भाग 3 में दिया तो पूरी बार जाता नहीं है, तो इसलिए इस नंबर को ऐसे ही उतार देंगे। जिस नंबर में पूरी बार भाग जाएगा तो तब उसमें हम भाग देंगे। ओके, तो अगला नंबर क्या है? 3 से 1 में भाग जाता नहीं तो उस नंबर को ऐसे ही उतार देना है, और 3 से 3 में भाग दिया तो 3 1 जा 3। और कंडीशन हमारे पास में ये रहती है एलसीएम निकालने की, कि हमारे पास में तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि लास्ट लाइन हमारे पास में 1 1 ना आ जाए। तो देयरफॉर आपके पास में एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 2 और 3 का लॉस ऑफ है, क्या है? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 दूनी 6। अब यहां बात करते हैं 2 अभाज्य संख्याओं का लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम है, उनका योग, 2 और 3 का योग नहीं, उनका अंतर, 2 और 3 का अंतर नहीं, उनका गुणनफल, देयर मल्टीप्लीकेशन 2 into 3, यस, ये आपके पास में है। तो 2 3 6, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो किसी और नंबर को अगर आप चेक करेंगे 3 और 5 का, तो उसके लिए भी एलसीएम 3 into 5 आएगा, 3 5 जा 15। 5 और 7 को लेके चलेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 5 into 7, दैट इज 5 7 जा 35। तो इस तरीके से तो उनका 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, देयर मल्टीप्लिकेशन और देयर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रोमन संख्या XCII बराबर है
द रोमन न्यूमरल्स XCII इज इक्वल टू, ओके, इसको हम इस पे बात करते हैं। XCII, X स्टैंड फॉर 10, C स्टैंड फॉर 100, I स्टैंड फॉर 1 और अगेन I स्टैंड फॉर 1, और डबल I है तो हम इसको जनरली 2 भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि अगर X C के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये सबट्रैक्ट होगा, किस में से? C में से। तो C में से 100 में से 10 को सबट्रैक्ट किया, दैट इज 90, और ये 2 C के राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में है तो प्लस होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस होगा। तो भाई X C के लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस होगा, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90, और C के राइट हैंड साइड में 2 है तो प्लस होगा, तो 90 प्लस 2 दैट इज 92। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं। 300 विद्यार्थी हैं भैया आपके पास में, टोटल स्टूडेंट 300। अब भैया यहां क्या है, गर्ल्स हैं और यहां बॉयज हैं। उसने कहा कि 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या दे रखी है 120, और शेष लड़के हैं। लड़के क्या हैं ये हमको निकालने हैं। लड़के अगर निकल जाते हैं तो फिर उनका प्रतिशत हमको बताना है। ओके, तो भाई इन दोनों का योग टोटल होता है, यानी कि 300 बच्चों की कक्षा है, 300 बच्चों का स्कूल है, तो उसमें 120 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 300 माइनस 120, यानी कि लड़कियों की संख्या को घटा दोगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180 लड़के हैं। अब लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना है। 180 लड़के हैं, कितने में से? 300 बच्चों में से। 180 बट्टे 300 फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। फ्रैक्शन को आपको प्रतिशत में बदलना आता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीपल कर देते हैं। तो भाई 2 0 से यहां की 2 0 कैंसिल हो गई। अब आपके पास में हो गया 180 और इंटू 1 है तो 180 से 1 मल्टीपल हुआ तो 180 अपॉन 3, और ये प्रतिशत। और 3 से जब 180 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 है, और 3 0 0, 60%। तो 60% दिख रहा कहीं? हाँ, यस, तो A 60। तो 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो लड़के आपके पास में 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग इज 1/3, 1/2, 1/4, 1/5। ओके, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं क्या आपके पास में होने जा रहा है। ओके, ये आपके पास में है, एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है तो एक खा गया। दूसरी बात करें तो 2 लड़के आ गए, 2 लड़के आए और एक चॉकलेट है, तो 2 लोगों में कैसे बटेगी? 2 लोगों में हम कैसे इसको बांट पाएंगे? तो भाई 2 लोगों में बांटने के लिए 2 बराबर इसके हिस्से कर देंगे। ये शायद बराबर नहीं हो पा रहा है, इसको फिर से हम करें। ये आपके पास में है
कुछ चॉकलेट्स बना देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, ये हमारे पास में बराबर चॉकलेट्स हैं। ओके, अब हम कुछ और काम करते हैं इस पे। एक लड़का था तो एक चॉकलेट पूरी खा गया। अभी केवल औरों को मत देखना, केवल इसको देखना। तो 2 लड़के आ गए तो भाई उनको ये चॉकलेट शेयर करनी पड़ी। किस तरीके से? ये, यानी कि एक बच्चे को, 2 लड़के होने पर एक को मिली इतनी चॉकलेट। इतनी कितनी हो गई? 1/2। ठीक। अब लड़के आ गए 3 तो एक चॉकलेट है, कितने हिस्सों में बट जाएगी? 3 लोगों में बट जाएगी भाई, बराबर बटनी है तो 3 लोगों में बट गई। तो एक बच्चे को कितनी मिली? एक बच्चे को मिली 1/3, क्योंकि 3 हिस्से कर दिए भाई। अभी तक चॉकलेट एक ही है, एक चॉकलेट है। 2 लोग खाने वाले आए तो आधी आधी कर दी। अब 3 लोग खाने वाले आए तो भैया उस चॉकलेट के 3 हिस्से कर दिए। यहां से समझिएगा। अगला, 4 लोग खाने वाले आ गए। 4 खाने वाले आए तो भैया टुकड़े, एक ही चॉकलेट है तो उसके और छोटे टुकड़े हो जाएंगे भाई। 1 2 3 4, ये बराबर नहीं हो रहे हैं, बराबर बांटना है नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। यहां पे 1 2 3 और 4, एक चॉकलेट है और इसके हमने 4 हिस्से कर दिए क्योंकि 4 लोग खाने वाले आ गए। तो एक को मिला भाई 1/4, 1/4 हिस्सा। अब उसके बाद खाने वाले आ गए 5 लोग। तो 5 लोग आ गए तो भाई एक चॉकलेट है तो कितने हिस्से हो गए? 5, उसके 5 टुकड़े कर दिए और 5 बराबर टुकड़े। तो ये आपके पास में आया 2 3 4 और 5, ये आपके पास में हो गए टुकड़े। तो एक को भैया, एक बच्चे को मिला 1/5। अब हमें सोचना है, वो कह रहा है कि भाई सबसे बड़ी चॉकलेट कितने लोगों को मिली? एक ही चॉकलेट है तो बड़ी चॉकलेट हमको, यहाँ देखो ये छोटा हो गया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ ज्यादा बड़ा हो गया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 1/2 इनमें सबसे बड़ा है। तो 1/2 सबसे बड़ा है। ये तो चित्र के द्वारा हमने समझा। दूसरा तरीका समझने का ये है, अगर 1/3, 1/2, 1/4 और 1/5 ये फ्रैक्शन दी हुई है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा होता है, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। अगर अंश समान है 1 1 1, तो जिस भिन्न का हर छोटा, जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, वह भिन्न, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। एक रूल तो ये कहता है। अब यहां पे तो ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि भाई 1 1 1 1 दे दिया कि अंश हमारे पास में समान हो गए। अगर अंश समान है तो जिस भिन्न की हर छोटी वो भिन्न सबसे बड़ी। और अगर 1/5, 2/5, 4/5, 6/5 इस तरीके से दिया होता तो यहां पे ये कंडीशन बनती, जिस भिन्न का, क्योंकि हर समान है, हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी,
वह भिन्न सबसे बड़ी। ये तो ये रूल हो गए भाई इसके, वह भिन्न सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी का भी आप समझ लेना, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। कंडीशन क्या है, आपके हर समान होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, और सबसे छोटा हर होगा तो भाई आपके पास में न्यूमरेटर समान होना चाहिए। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज हमारे पास में है, इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 1/3 है तो 1/3 को आप आगे कर लेते हैं इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। 1/3 को आप डेसिमल फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि 3 का भाग आपने 1 में देना है, तो 3 0 जा 0, 0 बार जाएगा क्योंकि छोटा है उससे। 1 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ डेसिमल पुट किया तो यहाँ 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 घटाया तो 1, डेसिमल पहले लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ गई, और 3 3 जा 9। कम से कम डेसिमल के 2 स्थानों तक आप निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.33। अगला फ्रैक्शन था हमारे पास में 1/2, तो 1/2 का मतलब है कि 2 से 1 में आप डिवाइड करिए, 2 0 जा 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ पॉइंट लग गया क्योंकि उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो 0, 2 5 जा 10, तो जब भाग चला गया पूरी बार तो वैल्यू हो गई 0.5। अगला फ्रैक्शन आपके पास में है 1/4, और 1/4 का मतलब है कि आपने 4 से 1 में डिवाइड करना है, तो 4 0 जा 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, पॉइंट लगा यहाँ 0, 4 2 जा 8, और 10 में से जब 8 आपने घटाया तो 2, पॉइंट लगी है, एक 0 बढ़ा दी, और 4 5 जा 20, 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कुछ नहीं आया, तो यहाँ 0.25। और नेक्स्ट आपके पास में था 1/5। ओके, तो 5 से आपने 1 में डिवाइड करना है, 5 0 जा 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, और 5 2 जा 10, तो ये भी आपके पास में पूरी बार चला गया, तो 0.2। ओके, तो आपने ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किया तो सबसे पहले देखा भाई आपके पास में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट साइड में सब 0 हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि भैया कौन बड़ी है। फिर डेसिमल के बाद में तुरंत 10th प्लेस पे आए, 10वें भाग में आए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 से 5 बड़ा है भाई। 3 और 5 की जब तुलना की तो भाई 5 आपके पास में बड़ा है। 2 और इसकी तुलना की 5 की, क्योंकि जो बड़ा है बड़े के साथ में हम तुलना करने जा रहे हैं। 2 और 5 की तुलना की तब भी 5 बड़ा है, 2 और 5 में 5 बड़ा है, और 2 यहाँ पे भी था, तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए कहा तो भैया सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई आपके पास में 1/2। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपका सही रिजल्ट होगा 1/2। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में ये कहता है 55 डिग्री में इसमें क्या जोड़ें, जोड़ना है, क्या जोड़ें मालूम नहीं है, तो मान लीजिए वो x है, इक्वल टू आपके पास में एक समकोण बन जाए, एक राइट एंगल बन जाए, इक्वल टू एक समकोण। ओके, समकोण यानी कि जहां पे आपके पास में L बन रहा है, ये आपके पास में समकोण कहलाता है, राइट एंगल। और राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस x इक्वल टू एक समकोण मतलब 90 डिग्री। वैल्यू निकालनी है x की, और देखना है कि x कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो भाई ये अपने घर पे ही रहेगा, इक्वल टू 90 अपनी जगह पे रहेगा,
अब है तो ये 55 भी पॉजिटिव, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे साइन नहीं दिया है, चिन्ह नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो पॉजिटिव को क्यों इसके घर से भगा रहे हैं? इसलिए भगा रहे हैं, हम इससे कह रहे हैं कि भाई जो नंबर वाला है उसके साथ में जाओ, क्योंकि एक्स को तो तुम पहचानते ही नहीं हो, और जिसे पहचानते हो तो उसके साथ में जाओ। तो जा रहे हैं यहाँ, तो ये माइनस हो जाएंगे भाई उधर जाके। पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ में चला गया। तो x इक्वल टू 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां से इधर एक बोरो दे दीजिए, 10, 10 में से 5 गया 5, और ये रहा 8, 8 में से 5 किया 35। आपके पास में x इक्वल टू 35 है। हाँ, और यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, 55 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है? What is the complementary angle of 55 degree? तो if the sum of two angles is 90 degree, then it is said to be a complementary angle. कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इन दो कोणों का योग, इन दो एंगल्स का योग 90 डिग्री अगर आपके पास में आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में कोटि पूरक कोण है। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज राइट एंगल, देन वी कैन से दैट ईच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे के वो कोटि पूरक कोण होते हैं। ओके, इसी में एक और होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो कोणों का योग 180 अंश है, तब हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के संपूरक हैं। जैसे 35 55 का कोटि पूरक है, 55 35 का कोटि पूरक है। इसी तरीके से अगर हमें ये कहा जाता कि 55 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई सम इनका जो है, योग इनका क्या होना है 180 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 घटाया 4, और 1 की 1, 145 डिग्री। 145 डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू 35 डिग्री, और 35 डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू 145 डिग्री। बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, एक संख्या 6 से भाग देने पर, भाग देना है, संख्या में 6 से भाग देना है। संख्या क्या है पता नहीं, भागफल 7 आता है, और घटाने के बाद में हमारे पास में 3 शेष बचता है। तो वो संख्या क्या होगी, ये संख्या में निकालनी है। तो हम जानते हैं कि भाई इसको हम कहते हैं भाजक, डिवाइजर। डिवाइजर आपके पास में 6, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, भाज्य। भाज्य हमको निकालना है। ये हमारे पास में है क्वोशेंट, भागफल। भागफल हमारे पास में दिया है 7। ये हमारे पास में है रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल हमारे पास में 3। फॉर्मूला होता है क्या, इन दोनों को मल्टीपल करोगे, जितना आएगा इसको ऐड कर दोगे, तो आपके पास में ये निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, भाजक गुणा भागफल। एक ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि इन दोनों को गुणा आपने करना है, प्लस शेष। ओके, भाजक है 6, गुणा भागफल है 7, प्लस शेष है 3। पहले मल्टीपल होगा, 6 7 जा 42, प्लस 3, 42 प्लस 3 45। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है।
क्या 45 दिख रहा है? यस, 45 है सी। तो ये